नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम डॉक्टर आमिर सुहेल के साथ हेड इंजरीज़ के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हेड इंजरीज़ की बात हो रही थी, तो क्लिनिकल सेटअप्स में जब आपके पास एक मरीज़ लाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बेहोश ही हो, होश में भी कुछ लोगों की वेरिएशंस होती हैं। मतलब कोई उस तरह से होश में नहीं होते कि वो आपकी बात सुन सकें, समझ सकें। तो क्या आप इस पर भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ब्रेन को जो इंजरी पहुंची है वो किस हद तक है? जी हाँ, एक गाइडलाइन है, इसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। उसके हम पेशेंट को उसमें जो है क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली ये होश और बेहोशी का एक तरीका है जिसमें हम पेशेंट को नंबर देते हैं। जो सबसे कम से कम नंबर हो सकता है वो 3 है, नंबर 3 है। मतलब यानी कि जो नंबर 3 है वो पेशेंट जो है वो आम लफ्ज़ों में वो कोमा में है, ठीक है। और मैक्सिमम जैसे कि मैं और डॉक्टर इकराम इस वक्त 15 है, ठीक है। तो यहाँ 15 से लेकर 3 तक के नंबर हम पेशेंट को देते हैं। इसके अंदर हम 3 चीज़ें जो है वो शामिल करते हैं। एक पेशेंट का जो है वो वर्बल कमांड्स, ठीक है, वो कितना बोल सकता है, ठीक है, उसके हरकत मूवमेंट करने की, ठीक है, आपकी बात सुन के वो जिस्म को हरकत कर सकता है, ठीक है, और एक वो कितना वो बोल सकता है या कितना देख सकता है। ये 2-3 चीज़ें हम उसमें शामिल करते हैं। जैसे कि एक पेशेंट मरीज़ है, एक्सीडेंट के बाद आया है आपके पास, आप उससे पूछें उसका नाम क्या है, वो नाम आपको बताता है। आप उससे पूछें कि आप जिस्म का कोई हिस्सा हिलाए, अगर वो इस कमांड को अच्छी तरह पूरा करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो है मोटर लेवल जो है वो ऑलमोस्ट फुल है। उसके बाद आँख को उसको देख लें कि वो मतलब खुद ही खोल रहा है या आपके कहने से खोलता है, ठीक है, या बिल्कुल उसकी आँखें बंद हैं। इसी तरह से उसकी वर्बल कंपोनेंट है कि वो अपना नाम बताता है या अपने सराउंडिंग्स के बारे में बताता है, तो उसी हिसाब से हम नंबर देते हैं जी। तो जो हेड इंजरी की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसी हिसाब से उसका आउटकम भी डिफरेंट होता है। जो माइल्ड है वो 14 है, 13 या 14 जिनका जो है वो हो। जो मॉडरेट हैं वो 12 और 13 होते हैं, ठीक है, और 11-10 से लेके जितने भी नीचे होते हैं वो के सारे जो है वो हम सीवियर में शामिल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कंकशंस का आपने जिक्र किया था कि इनको सीटी स्कैन पर कोई आपको ऐसी साइंस नहीं मिलती जिससे इनको पकड़ा जा सके। तो कंकशंस की प्रेजेंटेशन कैसी होती है और इनके मामले में ट्रीटमेंट का क्या क्राइटेरिया होता है या किस तरह की ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है? कॉन्कशन बेसिकली होता है क्या है, अगर एक जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन जो है बेसिकली वो एक झिल्ली के अंदर है और उसके अंदर थोड़ा पानी भरा हुआ है ताकि जो है ना उसको प्रोटेक्ट करे, उसको शॉक एब्जॉर्ब करे। लेकिन ये शॉक जब मतलब बियॉन्ड एक हद से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, तब ये कॉन्कशन होता है। तो इसमें ये होता है कि ब्रेन जो है आगे से लेके पीछे तक मूव करता है कुछ सेकेंड्स के लिए और मरीज़ जो है वो भूल जाता है कि उसका एक्सीडेंट जो है वो कैसे हुआ था। ऐसे सारे मरीज़ जिनका ये अलामत देते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं उनका ऑपरेशन क्या है, हमारे ख्याल में उनका सीटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं आ सकता है तब हम उसको कहेंगे कि वो कॉन्कशन है, और अगर कुछ आ गया जैसे सीटी स्कैन में छोटा सा ब्लीड है तो उसके हिसाब से हम उसको नाम देते हैं उसका। कॉन्कशन जो है वो अगर सीटी स्कैन हो गया है उसके बावजूद भी 6 से 24 घंटे तक मरीज़ को हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है। जी। अलामत जो है उसके अंदर जो है वो उसको सर का दर्द हो सकता है, उसको मतलब मतली हो सकती है, उसको उल्टी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो है ना उसका और कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं आते हैं जी। लेकिन कभी कभी ये कॉन्कशन जो है वो मतलब काफ़ी सीरियस उसमें जो सूरत में अख्तियार कर सकता है। बहुत सारे लोगों को 24 घंटे के बाद भी इवन 6 महीने तक जो है ना सर का दर्द की शिकायत रहती है, जबकि सीटी स्कैन नॉर्मल आता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कॉन्कशनल सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर हम दवाइयाँ देते हैं मरीज़ को सर के दर्द की, थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन होती है, तो ये है मतलब इसका सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे आगे बढ़ते हैं उन इंजरीज़ की तरफ जो कि ख़तरनाक नौइयत की समझी जाती हैं। उनमें ख़ासकर एक चीज़ का अक्सर तस्करा आता है, वो है हेमाटोमा। हेमाटोमास क्या होते हैं और इनके साथ किस तरह के ख़तरात वाबस्ता हैं? अच्छा, हेमाटोमास जो है वो मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक वो जो झिल्ली के बाहर होते हैं, ठीक है, होते हैं वो दिमाग के अंदर ही हैं लेकिन वो झिल्ली से बाहर और बोन के अंदर होते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्राड्यूरल, ठीक है। ये छोटा से छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। अगर ये छोटा है तो सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ जो है वो मतलब कंप्लेन करेगा सर के दर्द की और जो है वो या फिर जो है उसको उल्टी मतली आ सकती है, लेकिन पेशेंट बातचीत कर सकता है, पूरे होश हवास में हो सकता है। ऐसे मरीज़ को शायद ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है। तो अगर छोटा सा भी नज़र आ जाए तो डेफिनेटली पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर बड़ा है तो उसी हिसाब से जो है उसकी बेहोशी की यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना भी इलाज का एक इलाज, ये भी इलाज है बेसिकली। ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, बेसिकली ये इलाज है इसका। और अगर ये बहुत हेमाटोमा अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको फौरी तौर पे निकाल देना ज़रूरी है।
क्यों कि ये नॉर्मल ब्रेन को पुश कर रहा है। जैसे कि हमने जिक्र किया था कि जी। जो स्कल है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक थोड़ा सा पानी भरा हुआ है जो और कि 3 झिल्लियाँ हैं ऊपर से झिल्लियाँ जा हैं, रही हैं। उसके अंदर ब्रेन है और ब्लड है। अगर इन तीनों के अलावा अगर कोई चीज़ उसके अंदर आती है तो वो इन तीनों चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो जैसे कि क्लॉट आ गया है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसको जगह चाहिए, ब्रेन में कोई जगह नहीं है जी। तो उससे ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और मरीज़ बेहोश होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये शायद उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसी तरह से क्या सर्जरीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है इन पेशेंट्स में जो हेड इंजरीज़ के साथ आते हैं? हेड इंजरीज़ की बिल्कुल, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत आ सकती है। वो जैसे कि मैंने भी बताया हेमेटोमा है, ठीक है, जो एक हेमेटोमा जो झिल्ली के बाहर है, एक हेमेटोमा जो झिल्ली के अंदर है और एक हेमेटोमा जो है वो खुद ब्रेन के अंदर है, जिसको हम कहते हैं कि इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। जी। इन तीनों में से हर मरीज़ को जो है ना ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आ सकती है और ये ऑपरेशन जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि वो क्लॉट जो कि प्रेशर दे रहा है नॉर्मल ब्रेन को, उसको निकाला जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, याददाश्त अक्सर व बेशतर मुतासर होती है। याददाश्त को किसी हद तक इस मामले को एक्सप्लॉइट भी किया गया मीडिया के थ्रू, जैसे मूवीज़ वगैरह तो पूरी की पूरी बना दी गई याददाश्त को लेकर। सही। लेकिन हकीकतन किस तरह के मामलात याददाश्त को लेकर सामने आते हैं हेड इंजरीज़ के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं? हेड इंजरीज़ में अगर आप माइल्ड हेड इंजरीज़ की बात करें जैसे कॉन्कशन की, तो मरीज़ की याददाश्त जो है वो सिर्फ लिमिटेड होती है, जो खो जाती है जिसको कहते हैं, उसको याद नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो वक्त याद नहीं होता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ। उससे पहले उसका क्या था, उसके बाद उसको क्या हुआ, वो सब उसको याद होता है, ठीक है जी। और ऐसा भी नहीं होता कि उसको ज़िंदगी के कुछ हिस्से जो है उसको याद ना हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरे किस्म के मरीज़ आते हैं जिनको मॉडरेट इंजरी हेड इंजरी होती है और सीवियर हेड इंजरी होती है। जो सीवियर हेड इंजरी होती है ऑपरेशन के बाद वो एक अरसे तक रिहैबिलिटेशन फेज़ में होते हैं, ठीक है। उनको मतलब उनको कुछ याद नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको हर बात पता होती है, जी। ठीक है। तो वो जो है बेसिकली उनको रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है। लेकिन अगर सिर्फ ये कहें कि सिर्फ उनकी मेमोरी लॉस है और बाकी फंक्शन सब नॉर्मल हैं, तो क्लिनिकल पिक्चर में ऐसा देखना तकरीबन ऑलमोस्ट रेयर के बराबर है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। इस तरह का मेमोरी लॉस वेजिटेटिव स्टेट्स में तो मिल सकता है, बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में मिल सकता है या लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल फुल फंक्शन काम करता है लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी के पिछले हिस्से याद नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मेमोरी सेंटर ब्रेन में अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बात दी है कि वो किसी एक जगह नहीं है, वो जगह जगह फैले हुए हैं। तो ऐसे मेमोरी सेंटर जो पूरी तरह से नाकाम हो जाएं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन इंजरी चाहिए। तो उसके साथ साथ जो है नॉर्मल फंक्शंस भी चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी को भी काफ़ी एसोशिएट किया जाता है या सीजर्स पढ़ने का मामला भी अक्सर व बेशतर सामने आता रहता है हेड इंजरी से एसोशिएटेड। इसका कितना इंसिडेंस होता है कि हेड इंजरी आ जाने के बाद इंसान मिर्गी की बीमारी डेवलप कर लेगा या किसी तरह के सीजर्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे? अगर सीजर्स पढ़ते हैं तो वो कितने अरसे तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं? इसको कहते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स, ठीक है। एपिलेप्सी का नाम हम उसको कम देते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स। लेकिन ये उन हेड इंजरीज में ज़्यादा मतलब कॉमन होते हैं जिनमें ऐसी चोट लगी हो जैसे कि गन शॉट्स हैं, ठीक है, या जिस सर पेनिट्रेटिंग, का हाँ पेनिट्रेटिंग इंजरीज में, या फिर स्कल बोन का कोई हिस्सा जो है वो ब्रेन मैटर के अंदर चला गया है। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज भी काफ़ी कॉमन है, उनमें भी ये चीज़ नज़र आती है। तो इनमें वो ज़्यादा नज़र आता है। और अगर इन पेशेंट्स के अंदर अगर एक बार हो जाए, एक बार उनको चोट लगने के बाद अगर उनको झटके पड़ जाए तो कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक हम उनको दवाएं देते हैं और अगर इन 6 महीने या 2 साल के अंदर उनको झटके नहीं लगते तो उसके बाद वो दवाएं बंद कर दी जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज़ जब भी डॉक्टर के पास आता है तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है, उसके अजीज़ व अक़ारिब भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड अगर सर्जरी एडवाइस की गई हो किसी हेड इंजरी के मामले में? मतलब एक्सपेक्टेशंस किस तरह की रखनी चाहिए कि किस हद तक मामला बेहतर होगा या वहीं पर रुक जाएगा जो नुकसान हो रहा है? हेड इंजरीज़ में जब सर्जरी की नौबत आती है तो हम मरीज़ के रिश्तेदारों को सिर्फ एक बात बताते हैं और वो ये है कि ये ऑपरेशन जो है सिर्फ जान बचाने के लिए, ठीक है, ये फंक्शन बचाने के लिए नहीं है, ठीक है, ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये एक जान बचाने वाली सर्जरी है जिसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसके अंदर आउटकम क्या होगा अभी हमें पता नहीं। तो ये हम उनको बता देते हैं ताकि एक्सपेक्टेशंस उनकी इसी लेवल तक रहें। वो ये ना सोचें कि उनका मरीज़ जो कि बहुत सीवियर हेड इंजरीज़ के साथ आया है, ऑपरेशन करने के 2 दिन के बाद या तो उनसे बात करना शुरू कर देगा या वो चलना फिरना शुरू कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट लाइफ सेविंग सर्जरीज़। और समय अभी थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हेड इंजरीज़ के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।